सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 31 अगस्त 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो IAS, PCS, SSC बैंकिंग के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS करंज, INS अरिहंत, INS अरिघाट या INS कलवरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, INS अरिघाट को कल भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया और ये INS अरिहंत के बाद देश की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो इससे भारतीय नौसेना की हिंद महासागर में अपनी साख में वृद्धि हुई है। साथियों, बात अगर INS अरिघाट की करें तो ये है INS अरिघाट, जो 111.6 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, 9.5 मीटर मोटा और 44 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलने वाली एक सबमरीन है। साथियों, ये पानी की गहराई में 1400 फीट तक मैक्सिमम गश्त लगा सकती है और इसका निर्माण किया गया है विशाखापट्टनम शिप सेंटर के द्वारा और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगी। बात अगर साथियों सबमरीन की हो रही है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75, जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी की मदद से हम 6 घरेलू पनडुब्बियों का निर्माण करने का जो सपना सजोए थे, उसके तहत हमने प्रोजेक्ट 75 नामक नाम दिया। इसके तहत उन्नत स्टील टेक्नोलॉजी के बढ़ती हुई गति और गहराई के कारण उन्नत सेंसर और हथियार प्रणाली के लिए, उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली के लिए हम 75 प्रोजेक्ट सबमरीन के लिए शुरुआत किए और प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा उसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागसीर और INS वास्को शामिल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका नाम याद कर लीजिएगा साथियों, ये UPSC स्टेट PSC एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पढ़ते हैं आज के अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है कि सुर्खियों में रहा शी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या रेल मंत्रालय? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है। साथियों, अगर शी बॉक्स पोर्टल की बात करें तो कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ आजकल जो बदतमीजियाँ हो रही हैं, जो अभद्रता हो रही हैं, जो छेड़खानी हो रही है, उनसे संबंधित शिकायतों के लिए और उनके निवारण के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है। हमारी महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। साथियों, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरासमेंट के लिए शी बॉक्स पोर्टल का निर्माण किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला बाल विकास मंत्रालय पहले मानव विकास संसाधन का हिस्सा हुआ करता था, फिर 2006 में इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया, महिला और बाल विकास मंत्रालय के रूप में। आज का तीसरा सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ SOSA पर समझौता किया है? जापान, अमेरिका, फ्रांस या दक्षिण कोरिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ भारत सरकार ने SOSA पे समझौता किया है। साथियों, SOSA क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं, SOSA का पूरा नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। जी हाँ, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट। तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पे भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया है कि सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई सप्लाई की रिक्वायर होती है तत्कालीन, इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो हम अमेरिका से उसकी सप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर हम बात अमेरिका की करें
तो अमेरिका रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा भागीदार है भारत का, रसिया के बाद, क्योंकि रसिया से हम सबसे ज़्यादा रक्षा की प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं और रसिया के बाद दूसरे नंबर पे जो रक्षा की खरीदारी करते हैं वो अमेरिका के साथ करते हैं। अमेरिका के साथ हमने कई महत्वपूर्ण समझौतों पे हस्ताक्षर किया है, जिसमें लिमोवा, बेका, कॉमकासा जैसे महत्वपूर्ण समझौते शामिल हैं। लिमोवा की अगर हम बात करें साथियों, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमकासा यानी कम्युनिकेशन एग्रीमेंट पे हमने समझौता किया है। इसके अलावा बेका पे हमने समझौता किया है अमेरिका के साथ, और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम क्वाड ग्रुप का हिस्सा हैं। क्वाड ग्रुप क्या है साथियों? तो क्वाड ग्रुप की अगर हम बात करें तो जिसका अर्थ ही होता है 4 लोगों या 4 देशों का समूह। तो क्वाड में एक तो यूएसए है, एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक है जापान। क्वाड की निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप को बनवाया था। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो अमेरिका की भी कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो चाइना ही है, और भारत का भी सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर एशिया में कोई है तो वो चाइना ही है। और हम सभी जानते हैं कि इससे पहले 1962 में हम चाइना के साथ एक युद्ध लड़ चुके हैं, जहां भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया है, और इस क्वाड ग्रुप का कार्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की गतिविधियों को रोकना, उस पर अंकुश लगाना। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि चीन का जो अड़ियल रुख है वो बरकरार है। ज़्यादा क्वाड ग्रुप से चीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फिर भी कुछ ना कुछ प्रभावित होता है चीन इससे, क्योंकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साथियों चाइना की जो गतिविधियाँ हैं वो आज भी इलीगल हैं पूरे तरीके से। वो आज भी आए दिन साउथ चाइना सी में फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया के जो शिप्स हैं उनको पकड़ लेता है, उनके नागरिकों को बंधक बना लेता है या उन पर हमला कर देता है, और लगभग साउथ चाइना सी की बात करें तो उसके 80% क्षेत्रों पर अपना क्षेत्र क्लेम करता है। और इनकी साथियों एक 9 डैश लाइन है चाइना के अकॉर्डिंग, उस 9 डैश लाइन के अकॉर्डिंग ये साउथ चाइना सी के 80% क्षेत्रों को अपना मानते हैं। और ये सब देखते हुए भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, जिसके तहत हम क्वाड में शामिल हुए। और क्वाड देशों के द्वारा एक एक्सरसाइज की जाती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये एक नौसैनिक अभ्यास है साथियों। बात अमेरिका के साथ 2016 में जो हमारा महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे लिमोवा के नाम से जानते हैं, इसमें दोनों देशों के मिलिट्री को युद्ध के समय या इन केस ऑफ इमरजेंसी रसद प्राप्त सहायता देना। रसद सहायता का मतलब भोजन, पानी देना, और सैन्य अभियानों में उनकी टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ साझा करना, और एक दूसरे के साथ आपसी समझौते के साथ काम करना। अगली बात करें तो जैसा कि हमने बताया कॉमकासा भी हमने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है, और एक और महत्वपूर्ण समझौता जिसका नाम है बेका, जिसे हम बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं साथियों। और ये जो समझौता है ये एक ऐसा समझौता है जहां भौगोलिक डेटा का आदान प्रदान का समझौता किया गया है। सैन्य स्थानों को लक्षित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस पे बात हुई है, और इससे अमेरिका और भारत के बीच गहरे सैन्य सहयोग की शुरुआत हुई है। अगर भौगोलिक डाटा का ये जो अपना बेका एग्रीमेंट है, अगर ये मान लीजिए कि 90 के दशक में हुआ होता तो कारगिल युद्ध के समय जब 1999 में कारगिल का लड़ाई हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उस समय हमने अमेरिका से जीपीएस टेक्नोलॉजी मांगी थी, लेकिन उसने जीपीएस टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। अगर हमारे पास उस समय जीपीएस टेक्नोलॉजी होती तो हम पता लगा लेते कि
पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो कारगिल की पहाड़ियों पे कितनी ऊंचाई पे कहाँ छिपे बैठे हैं जहाँ से वो लगातार गोलियां चला रहे हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास होती तो शायद कारगिल में इतनी क्षति भारत को ना उठानी पड़ती। लेकिन अब फाइनली भारत और अमेरिका के बीच बेका पे एग्रीमेंट समझौता हो चुका है। और अभी हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, और यहाँ पे दो प्रमुख प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, एक है ट्रंप और एक है कमला हैरिस। एक ट्रंप है, एक कमला हैरिस। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी से ही हैं, जबकि ट्रंप उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। भारत के हितों के आधार पे दोनों में से ट्रंप बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रंप का जो डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला होता है। अजीबोगरीब उनके फैसले होते हैं, इसलिए ट्रंप तो दुनिया के लिए खतरा हैं। और कमला हैरिस की बात करें, कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न प्रो हैं। तो दोनों मामलों में अब भारत के साथ किसके साथ अच्छे संबंध रहते हैं, किस राष्ट्रपति के साथ, इस पर ध्यान देने वाली बात होगी। वर्तमान में अमेरिका के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो बाइडेन उसके राष्ट्रपति हैं और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अगला सवाल है साथियों कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस भारतीय ने प्रथम गोल्ड मेडल जीता है? मनीष नरवाल, प्रीति अग्रवाल, मोना अग्रवाल या अवनी लेखरा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने, या यूँ कहें कि भारत की बेटी अवनी लेखरा ने पेरिस पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को पहला गोल्ड दिला दिया है। और जबकि मोना अग्रवाल की बात करें तो इन्हें कांस्य पदक जीता है। प्रीति अग्रवाल ने भी कांस्य पदक जीता है, जबकि मनीष नरवाल ने रजत पदक अपने नाम किया है, यानी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है साथियों। तो ये चारों लोग हैं जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मेडल का आगाज कर चुके हैं। ये द हिंदू की खबर कल मैंने कवर किया था कि अवनी लेखरा विंस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एट 2024 पैरा ओलंपिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल, और ये राजस्थान की हैं। बात इस समय पैरा ओलंपिक में करें साथियों तो भारत की का क्या स्थिति है, तो पैरा ओलंपिक 2024 में जो भारत की स्थिति है वो बहुत बेहतर है। अवनी लेखरा ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। मोना अग्रवाल ने शूटिंग में ही 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक अपने नाम किया है। प्रीति अग्रवाल ने एथलेटिक्स में कांस्य पदक अपने नाम किया है, जबकि मनीष नरवाल ने शूटिंग के क्षेत्र में रजत पदक अपने नाम किया है। तो शूटिंग में साथियों 3 मेडल आ चुके हैं, जिसमें एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज शामिल है। इसके अलावा एथलेटिक्स में प्रीति अग्रवाल ने देश को एक कांस्य मेडल दिलाया है। तो इन सभी को DCIS इंस्टीट्यूट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर बात साथियों पेरिस के ओलंपिक की करें तो पेरिस ओलंपिक में भारत टोटल 71वें स्थान पर रहा था, जहां भारत को शूटिंग में 3 मेडल आए, हॉकी में 1 मेडल आया, भाला फेंक में 1 मेडल आया, कुश्ती में 1 मेडल आया, और टोटल मेडल की संख्या थी 6। तो टोटल 6 पदकों के साथ भारत पेरिस ओलंपिक में 71वें स्थान पर रहा। किसने किसने कौन कौन सा मेडल प्राप्त किया, अगर उसकी बात करें साथियों तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने मिक्स में कांस्य पदक हासिल किया था। स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग में कांस्य पदक हासिल किया था। भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया था। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, और इस बार गोल्ड मेडल का खिताब जीता था पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। और अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके अलावा एक और जो कांस्य पदक आया था उसको भी मनु भाकर ने जीता था, और वो देश के लिए पहला पदक था साथियों। और पहला जो मेडल जीता था मनु भाकर जी ने जीता था, और मनु भाकर और PR राजेश ओलंपिक समापन 2024 में ध्वजवाहक थे। जबकि स्टार्टिंग की बात करें, शुभारंभ में कौन थे उद्घाटन में, तो उद्घाटन में थे शरत कमल और PV सिंधु। और आज का आखिरी सवाल है साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है?
सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, पीटी उषा या मिल्खा सिंह? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति में हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो अभी 29 अगस्त को हमने मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति में। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के एक महान खिलाड़ी रहे हैं और जिनके वजह से भारतीय हॉकी ने दुनिया में अपना परचम लहराया है और 6 बार हम सभी जानते हैं कि भारत ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में हॉकी की बदौलत। तो साथियों, ये थे आज के कुछ टॉप क्वेश्चंस एमसीक्यू जो हमारे एग्जाम्स के लिए इतने महत्वपूर्ण थे। हमारे साथ आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। सेशन पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और अपना शिकायत और सुझाव देना भी ना भूलें। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।